क्या वक्त कहता है कि व्यापारी के हाथ में बेचो? वो था गरीब मुसलमानों का आशियाना के लिए, उस चीज को भूल के एक नई प्रथा को कि वक्त की प्रॉपर्टी अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। ये सब वो चाहता है उसके पास रजिस्ट्री हो। अगर ये वक्त को अगर ये इतना ही मानते हैं तो अपने मकान और अपनी बिल्डिंगें क्यों आज तक वक्त को नहीं दे दी? सदन में खड़े होकर मोदी जी कहते हैं कि वक्फ बिल हम मुस्लिमों के कल्याण के लिए ला रहे हैं। या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या फिर उनका आरोप गलत है। 600,000 एकड़ जमीन भारत में वक्फ है, जिसमें से 1,000 एकड़ जमीन इलीगल है और रजिस्टर्ड नहीं है। 5,000 एकड़ जमीन पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड है। काशी विश्वनाथ और हिंद और राम मंदिर ट्रस्ट में मुस्लिमों को एंट्री मिलेगी, मेरा सवाल भाजपा से। जो सरकार हमारे लिए हमको मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं देती। 300 किलो सोना चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था, ये घोटाला है कि नहीं है? अमरनाथ श्राइन बोर्ड का घोटाला है कि नहीं है? और मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ लोगों ने माफियागिरी शुरू कर दी थी। नमस्कार, मैं हूं अनम फातिमा और आज बात होगी वक्फ संशोधन बिल पर। जी हाँ, जिस पे घमासान अभी तक थमा नहीं है। एक तरफ अदालती खींचतान है तो दूसरी तरफ जो है राजनीतिक घमासान है। बड़े ही खूबसूरत शहर प्रयागराज में मौजूद हूँ और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या राय रखते हैं वक्फ संशोधन बिल पर, आइए उन्हीं से हम सुनेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आप सबका इस डिबेट में आने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप अपने अपने जो ओपिनियंस हैं वो रखें। देखिए, जो वक्त पे घमासान मचा है, ये एक तथाकथित लोग ज़बरदस्ती घमासान मचा रहे हैं। घमासान जैसी कोई बात है नहीं भाई। आज की डेट में अगर किसी के पास 1 फीट की भी ज़मीन है तो चाहता है उसके पास रजिस्ट्री हो। अगर ये वक्त को अगर ये इतना ही मानते हैं तो अपने मकान और अपनी बिल्डिंगें क्यों आज तक वक्त को नहीं दे दिए? पहले या तो ये अपनी वहाँ से शुरुआत करें। और जब सरकार ने एक नियम बनाया कि भाई जिसकी ज़मीन जिसकी जायदाद उसकी रजिस्ट्री होगी, तो भाई रजिस्ट्री हो। रजिस्ट्री तो कर रही ना गवर्नमेंट। जो आप फ्री में लेकर के लोगों का टहल रहे थे, वो चाहे ओवैसी रहे हो, यहाँ एक हमारे यहाँ पूर्व में तथाकथित माफिया थे अतीक अहमद भी, उनकी आधी से ज़्यादा ज़मीनें सब वक्फ की थी। तो वक्फ ने इनको क्यों दिया ये आज तक नहीं पता चला। जबकि वक्फ का नियम ये था कि जो गरीब असहाय मुसलमान है उसके लिए आशियाने बनने थे, उसके घर बसने थे। लेकिन यहाँ पे लोगों ने उस ज़मीन पे अपने मॉल बनाए, अपने राजशाही ठाट के लिए अपना जीवन जिया। ये था वक्फ का अभी तक का। अब जो वक्फ आया है वो ओरिजिनल वक्फ काम करेगा। क्या दिक्कत है? रजिस्ट्री होने में क्या दिक्कत है? सारी चीज़ें लोगों के सामने रहेंगी। देखिए, वक्फ संपत्ति जो है हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। अगर हम किसी को मोबाइल दान देना चाहें तो कोई हमको रोक लेगा? तो हमारे जो पूर्वज थे, देखिए वक्फ 2 तरह के, एक आल औलाद वाला वक्फ होता है, एक अलग खैल का होता है, मतलब अल्लाह की राह में। और ये पूरी दुनिया अल्लाह की है, सब ने अपनी अपनी ज़मीन उस राह में उन्होंने दिया, तो ये वो होता है वक्फ। वक्फ का मतलब ये होता है कि आदमी जो भी ज़मीन दिया है, जिस चीज़ में भी दिया हो, जिस मद में भी दिया है, उससे जो पैसे आएंगे वो गरीब मुसलमान हैं उनके भलाई के लिए काम होंगे। क्या उनके भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, जो मदरसे हैं, जो कब्रस्तान हैं, जो मस्जिदें हैं, तो वक्फ में वही होती हैं। उसका किराया आता है 1,50,000 करोड़ की संपत्ति है और कुल आपके पास कमाई है 28 करोड़ की। तो 1,28,000 करोड़ की संपत्ति अगर आप केवल किराए पे भी देंगे तो आपके पास 15,000 करोड़ रुपया आना चाहिए। देखिए, इन्होंने जो कहा, साउथ में चली जाइए, हजारों मंदिरें हैं जिनके पास ट्रस्ट में करोड़ों अरबों कई अरब खरब की ज़मीनें हैं, मठों में हैं। क्या उसकी गिनती, उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी? खाली क्या उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी? क्या उस पर विवाद है? क्या उस पे विवाद है? तो मुसलमानों पे भी सारा विवाद। इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो सिर्फ मुसलमानों के है। विवाद इन्होंने क्या विवाद किस पर हुआ है? विवाद मुसलमान पे नहीं हुआ है, विवाद संपत्ति पे हुआ है। जीता जागता उदाहरण है बहादुरगंज के छोटे हनुमान मंदिर के सामने का। इनको जानकारी होगी इरशाद भाई को। उसको लेके बेचा गया व्यापारियों के हाथ। क्या वक्त कहता है कि व्यापारी के हाथ में बेचो? वो था गरीब मुसलमानों का आशियाना के लिए, उस चीज को भूल के एक नई प्रथा को ला। ये व्यापारियों को बेच दिया गया, ये क्या कहना है इस पे? मैंने अपने भाइयों की बात सुना और जिस तरह से भाई ने हमारे शुरुआत करी थी वक्फ को लेकर, तो उन्होंने 2 चीज़ों को मिला दिया था। वक्फ बिल में जो सुधार और
माफियाओं का कब्जा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सुधार कब नहीं हुआ? क्या 1953 में नहीं हुआ, 95 में नहीं हुआ? कभी आपत्ति नहीं हुई किसी को। लेकिन अब की जो आपत्ति है, कम से कम उसके बारे में आप चर्चा तो करिए कि आखिर आपत्ति है किस बात की। सिर्फ रजिस्ट्री की बात नहीं है। आप वक्फ के उन सारे क्लॉजेस को देखिए जिसके ऊपर आज तमाम देश के जो सेकुलर लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। ना सिर्फ मुसलमान, पहली बात तो मुसलमान ही नहीं आवाज़ उठा रहा, बल्कि पूरा देश जो सेकुलर है। आज 238 वोट अगर पड़ता है पार्लियामेंट में, तो क्या 238 मुसलमान सांसद हैं? ये बात आप कहे कि एकदम। पर मुसलमान भी हैं ऐसे जो फेवर कर रहे हैं इस बिल का और बहुत ही खुशी खुशी इसका स्वागत कर रहे हैं। ये देश में स्पष्ट है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी खुद इस वक्त के पुराने नियम के विरोध में खड़ा है। वो प्रयागराज की जनता के अलावा प्रयागराज में पूरे विश्व में आपको मिलेंगे। आज परेशान हिंदू नहीं है वक्फ बोर्ड से, परेशान मुस्लिम कम्युनिटी खुद है। जो इसका साक्षात उदाहरण हमने कहा, इरशाद भाई के पड़ोस में एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसको कब्जा करके बेचने का काम किया गया था, उसको पीडीए ने गिराया। एक नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो अभी तक चला आ रहा था वो फ्रॉड बोर्ड था, इसमें कहीं से संशय नहीं है। और मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ लोगों ने माफियागिरी शुरू कर दी थी। संशोधन की आवश्यकता इसलिए है कि मुस्लिमों का, इन्होंने कभी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर विद्यालय नहीं बनाया, इन्होंने कभी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अस्पताल नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया सिवाय इसके कि किसी न किसी को बेचने का प्रयास किया। और कुछ चंद मुस्लिम परिवार अरबपति और खरबपति होते गए। कुछ ज़मीनें इन लोगों की इतनी गुंडाई बढ़ गई थी कि ये किसी ज़मीन पर हाथ रख करके बताते थे, ये वब्बाई यूज़र ये मेरा है, बगल की प्लॉट खाली है, वहाँ 10 बार नमाज पढ़ने चले जाएंगे और कहीं एंट्री करेंगे कि मेरा है। इनकी गुंडाई इतनी बढ़ गई थी। और ये बहुत ज़रूरी है भारत में, जैसे अभी इरशाद भाई ने कहा कि ये तो पूरा जो धरती है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो अल्लाह का है। इनकी ये भूल है, ये अल्लाह का कहीं से नहीं है। अल्लाह कब से आए हैं इनको पता है, लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए कि ये शुरू से जो कुछ भी है, ये जो यूज़र है या जो जहाँ यूज़ करता है, अब ये सरकारी दस्तावेज तैयार कर दिए गए हैं और जहाँ जिसका एंट्री है, जहाँ जिसकी एंट्री में लिखा है, ये उनका है। लेकिन उनका मतलब अगर संस्था है। अच्छा, बात करूंगी, मुद्दा ये भी उठ रहा है कि उसमें हिंदुओं को मेंबर्स बनाया जा रहा है, तो ये इस पे क्या कहें? फिर आप उसको पढ़ लीजिए। माननीय अमित शाह जी ने संसद भवन में बोला कि हिंदुओं में उसमें इनके अलावा कोई मेंबर नहीं होना है, और उन्होंने खुले रूप में कहा। देखिए, अभी भैया ने कहा कि वक्फ बोर्ड से ये पहले भी बना था, कोई नया नहीं। इसमें जो संशोधन हुआ, मुस्लिम समाज या अपोजिशन पार्टी को इस बात से दिक्कत है। अभी आपने जो कहा कि वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर की एंट्री, सरकार षड्यंत्र के तहत वक्फ बोर्ड को हिंदुओं की एंट्री कराने का उसका मकसद क्या है? आज मुस्लिम समाज या जो भी है, अगर राम मंदिर ट्रस्ट में, मैं कहूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मेरा नाम विशाल सोनकर है, एससी बिरादरी से, एससी समाज से हूँ। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में ये मांग मैं करता हूं कि किसी मुस्लिम को सदस्य बनाया जाए, क्या किसी हिंदू को स्वीकार होगा? देखिए, ये फर्जी बात ही कर रहे हैं। मानसिकता इनकी उलझी बुलझी है। इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि बात करना क्या चाहते हैं। इन्होंने पहले ही गवर्नमेंट पर संदेह वाली बातें कही। जब आपको भरोसा ही नहीं है, जिन्हें भरोसा नहीं है, मैं तो यही कहूँगा, 2 बार विभाजन हुआ है और वो 2 बार के विभाजन में एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना। बेहतर है कि जिन्हें भारत के इन कानून को नहीं समझ में आता, जो संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, आज जितने लोग भी वक्फ के विरोध में बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये संविधान विरोधी हैं, नौटंकीबाज हैं। जैसे राहुल गांधी यही नौटंकी करते हैं और वो यही चीज़ें करते हैं कि किताब लेके घूमते हैं, लेकिन उनकी नौटंकीबाजी सबको पता है। वही आज ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, वक्फ का विरोधी हिंदू नहीं है आज, लेकिन मुस्लिम की वो कम्युनिटी जिनको ये उपेक्षित करते थे, जिनको ये लूटते थे, जिनकी संपत्तियां हड़प करके ये वक्फ में डाल देते थे, सरकारी संपत्ति लेकर के डाल देते थे। तकलीफ, दर्द यही है, क्योंकि अब ये लूट नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, कई ऐसी बिरादरियां हैं मुस्लिमों में जो जिनको वक्फ से कोई रिश्ता ही नहीं हुआ करता था, लेकिन आज उनकी हिस्सेदारी है, महिलाओं की हिस्सेदारी है। ये क्यों महिलाओं को दूर रखते थे उससे? और ये लोग सिर्फ ढकोसलेबाजी, ये केवल एक पक्ष की बात करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। आज इनको जो है मुसलमानों की याद आ रही है। लड़ाने की बात हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ कोई लड़ाने जोड़ने की बात नहीं। पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, यहाँ पे लड़ाने का केवल काम किया जा रहा है, और वो भी चंद लोगों के द्वारा लड़ाने का काम किया जा रहा है। और जिनको लड़ने का अधिकार ही नहीं, वो जबरदस्ती लड़ रहे हैं। और पहली बार आप खुद ही समझ सकते हैं, जो वक्फ
बोर्ड बना है बाकायदा, वक्फ बोर्ड जो नया बना उसमें इनको समस्या आ क्यों रही? सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है केवल ये कि इस ज़मीन का आपका मौलिक जो अधिकार था उसको आपको बताना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि भाई ये मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मनमाना जहाँ खड़े हो जाए ये मेरी संपत्ति। तो ये कौन आपको अधिकार दे दिया? ये किस कानून के तहत आपको अधिकार मिला? मैं भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में खुद उस समय के मंत्री शहनवाज साहब ने, और आज की बात भी करूंगा, संसद की भी बात करूंगा, सुन लीजिए, आपने संशोधन सुन लीजिए पहले मैं क्या कह रहा हूं। वो 100% डिजिटलाइजेशन की जो बात थी वो हो चुका है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने संसद के पटल पे बात बचा चुकी, तब ये कैसे कह रहे कि रजिस्ट्री रही, रजिस्ट्री नहीं, अगर रजिस्ट्री नहीं तो कैसे कह रहे वो मंत्री? तो मंत्री झूठे थे, आपकी सरकार। ये कितने डिस्प्यूटेड है इन्हें खुद पता है। राम मंदिर का केस इतना सा लड़ के मिला, ये क्या है? हमें मथुरा लड़ाई करके लेना पड़ रहा है, ये क्या है? क्या इन्हें ये अकल नहीं है कि वो मंदिर था? ये उसको चुपचाप दे नहीं सकते थे? इन्होंने गुंडागर्दी से हथियाई हुई चीज को इन्होंने वहां पर अपना मस्जिद बना लिया। इन्हें शर्म नहीं? बात वक्फ भी कर रहे हैं, हम वक्फ की बात करेंगे। वक्फ का सारा मामला ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। ये सब जिस तरीके से अडानी अंबानी को अब दे दिया जाएगा, क्या सरकार अब ये प्रॉपर्टी उठा के? सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि पहले वक्फ का अर्थ समझ लें। वक्फ का अर्थ है कि दान और चैरिटेबल। जब आपकी इरशाद भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि पूर्वजों की, तो इनके पूर्वज कौन थे पहले इसी के, क्योंकि मुस्लिम तो यहाँ था नहीं, इस्लाम बहुत बाद में आया 1400 कुछ साल का। तो इनके पास संपत्ति आई कहाँ से? जब आपकी संपत्ति नहीं तो आप दान कैसे कर सकते हैं? किसी दूसरे की संपत्ति आप उसका उपभोग करें पर उसको आपकी पूर्वज की जमीन ही नहीं है। नहीं है, एकदम सही बात। ये सब देखिए, यहाँ है ही नहीं ओरिजिनल मुसलमान। पूरी दुनिया, पूरी कायनात ईश्वर की है, जमीन की क्या बात है? सब जो है, देखिए वक्फ का सब मामला तो ये है कि लोगों को, एक मिनट खामोश, अरे खामोश तो रहिएगा आप खामोश तो रहे, आप खामोश रहे। हम क्या कहना है? देखिए, ये जो वक्फ बिल है ये सिर्फ और सिर्फ देश के युवाओं को, बेरोजगार जो बैठे हैं, ये लोगों की समझ लीजिए कि बस ध्यान भटकाने का एक बेहतरीन तरीका है सरकार का। ये वक्फ बिल से इतना जो कुछ सरकार कर रही है, टाइम वेस्ट कर रही है। आम, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, इससे कोई खास उनको डायरेक्ट फायदा मिलने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है। बताइए, एक लाइन में समस्या बताइए। एक लाइन बताना चाहूंगा, थोड़ा सुनने का प्रयास करिए। भाजपा, आरएसएस, जितने भी हिंदू संगठन, उनका एक तर्क, एक मिनट सुन तो लो, मैं बता रहा हूं मेरे भाई, सुन तो लो। अपनी बात को मेरे मुंह में नहीं डाल पाओगे आप, मेरे सुनने का प्रयास करो। मैं ये कह रहा हूं, इनका, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने और तथाकथित कांग्रेस की सरकार और तथाकथित मुस्लिम लीडरांसों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बनाकर मुस्लिम समाज जब से आज़ादी बहुत ऐश किया, कल्याण किया, और सदन में खड़े होकर मोदी जी कहते हैं कि वक्फ बिल हम मुस्लिमों को कल्याण के लिए ला रहे हैं। या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या फिर उनका आरोप गलत है। ये तो जो उपेक्षित मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम अभी दर दर भटक रहे हैं, जो अशिक्षित हैं, उनके लिए कल्याण बोर्ड है, ये कल्याण का ही बिल है। और सारे मुस्लिमों का आज देश में दीपावली मना रहे हैं मुसलमान, और ये इनको नहीं दिख रहा है। क्या और दिक्कत है? देखिए, आज देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, हम पूछे वक्फ बिल में, हाँ दिक्कत, सुन लीजिए, भूखमरी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब बातों को जनता न पूछे। चीन ने बता रहा हूँ, चीन ने कितनी जमीन कब्जा कर लिया उसको ना पूछे। वक्फ की जमीन पे कब्जा कर लिया, वक्फ की जमीन पे कब्जा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, एक मिनट, मैं कमी बता रहा हूं। अरे आपको नहीं, वक्फ की कमी बता रहा हूं। वक्फ की कमी यह है कि मोदी जी ने क्यों इस कानून को बनाया कि केवल न सिर्फ हिंदू बल्कि उसके अंदर मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी रहेंगे। आप हिंदू एब्डोमेन बोर्ड में क्यों नहीं बनाते? अमित शाह के बयान को आप जो है, अमित शाह के बयान को अगर आप कानून मानेंगे, वो कानून, देखिए, जहां विरोधाभास है, पहली चीज तो मैं मेरी संपत्ति किसको दान करूं, दूसरी चीज नॉन मुस्लिम की एंट्री वक्फ बोर्ड में, तीसरी चीज काशीनाथ विश्वनाथ कॉरिडोर का पदेन जो सभापति होता है उसका वहां का तत्कालीन जिलाधिकारी होता है। लेकिन उसमें एक लाइन ये लिखी हुई है कि अगर उस समय तत्कालीन डीएम मुस्लिम होगा तो उसका पदेन अधिकारी नहीं होगा, उसके नीचे या ऊपर होगा। तो क्यों नहीं वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को एंट्री क्यों हो रही? जब वहां पे मुस्लिम एंट्री नहीं है काशी विश्वनाथ में, तो वक्फ बोर्ड में मुस्लिम एंट्री हिंदू क्यों होगी? मैं स्वागत करता हूं भाई के पक्ष का कि
हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप हमको एंट्री दीजिए, हम आपको एंट्री देते हैं। आप कहिए कि हम आपको एंट्री देंगे अपने बोर्ड में, राम मंदिर बोर्ड में, सारे मंदिरों में, बोलिए एंट्री मिलेगी? देखिए मिलेगी? हम यहाँ एंट्री मिलेगी? देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ मौजूद हर आदमी से एक ही चीज पूछेंगे, कोई भी आदमी वक्फ बोर्ड में संशोधन से तकलीफ क्या ये बता ले। नहीं बता रहे हैं। काशी विश्वनाथ और राम मंदिर ट्रस्ट में मुस्लिमों को एंट्री मिलेगी? मेरा सवाल भाजपा से है। बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो उसमें विवाद है ही नहीं। जब विवाद नहीं है तो एंट्री क्यों? जब विवाद नहीं तो एंट्री नहीं। विवाद जब उस चीज में है ही नहीं तो उसमें एंट्री कोई विवाद नहीं तो एंट्री नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल तलवार भी हैं जो इस बातचीत को लगातार सुन रहे थे, और हम उनसे भी जानेंगे क्या ओपिनियन है उनका और किस तरीके से वो देख रहे हैं वक्फ बिल संशोधन को। देखिए अनम जी, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 600,000 एकड़ ज़मीन भारत में वक्फ बोर्ड की है, जिसमें से 1,000 एकड़ ज़मीन इलीगल है और रजिस्टर्ड नहीं है। 5,000 एकड़ ज़मीन पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड है। वक्फ का जो इशू था ये कुंभ मेला से शुरू हुआ। कई लोगों का कहना था कि जहाँ पे कुंभ मेला हो रहा है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। भारत में वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड है। वक्फ का जो इशू था ये कुंभ मेला से शुरू हुआ। कई लोगों का कहना था कि जहाँ पे कुंभ मेला हो रहा है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। आज एक नया इशू आया, एक मुंबई की बड़ी जाने माने वकील हैं, उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी का जो घर है वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। रोज़ एक नई चीज़, रोज़ एक नया तरीका। पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी है और कितनी नहीं है। देखिए हमारा कहना है कि ये सब कानून जो बना है इसमें हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, ये हमारे बाप दादाओं की रहेगी। कौन कह रहे हैं? कौन? बाप का देश है ये, आदम अलैहिस्सलाम का देश है ये। हमारे बाप आए हैं इस देश में पहले। कौन? ये मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि मेरे बाप दादा की बाप दादा, इनके पूर्वज कौन थे? इनके पूर्वज हिंदू थे। क्या कहना है? देखिए मेरे अंदर बहुत ताकत नहीं, चिल्ला नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों के सवाल का जवाब देता हूं। आप साहब कहें कि वक्फ विधेयक की तकरीबन 70% ज़मीनें हैं जिनके ब्यौरे नहीं हैं, और उस पर मुस्लिम लोगों का कब्जा है। हाँ, तो हम ये कहना चाहते हैं, और अतीक सांसद जी जैसे और अब्दुल्ला आजम खान जैसे लोग और आजम खान जैसे लोगों का कब्जा है, वो ऐसी लोगों जैसे का कब्जा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सवाल विनम्रता से कि अक्साई चीन का जो बॉर्डर है वहाँ जो ज़मीनें कब्जा हैं वो किसने कब्जा किया है? क्या सांसद अतीक अहमद ने कब्जा किया है, आजम खान ने कब्जा किया है, या ओवैसी ने कब्जा किया? पहली पॉइंट नंबर 1। दूसरा सवाल ये कि आपने आप साहब ने कहा कि इससे जो विधेयक संशोधन हुआ है उसमें तकरीबन बहुसंख्यक मुस्लिम सहमत हैं इस विधेयक से, आपने ऐसा कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शख्स जिनके अगले अपनी सांस पे विश्वास नहीं है, वो एक देश में जिसमें 130 करोड़ आबादी बसती है, और वो मुस्लिम जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उस आबादी का ये पुष्टि कर रहे हैं कि पूरी संख्या है जो इस विधेयक से सहमत है। तो क्या ये अकेले एक शख्स सहशरीर जिनको अपने अगले भविष्य का पता नहीं है वो पूरे विधेयक का पुष्टि कर सकते हैं? ठीक है, मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी के पास आती हूँ, और क्योंकि उन्होंने सारे लोगों को सुना, क्या कहना चाहेंगे विशाल जी? अभी जैसे आप बता रहे थे, इनको कुछ क्लियर नहीं है प्रयागराज के बारे में। नूरुल्ला रोड पे जो संपत्ति बनी हुई है वो ज़्यादातर केपी ट्रस्ट की है। पुराने कागज आप उठा लीजिए तो कायस्थ पाठशाला की काफ़ी ज़मीन जो नूरुल्ला रोड पे है, और जब वहाँ सब्जी मंडी से आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे कई मालिकाना नूरुल्ला रोड पे कायस्थ पाठशाला का है। दूसरी बात रही अतीक सांसद की, तो अतीक अहमद जब सांसद थे उसके पहले विधायक रहे, उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनकी से जो लोग परेशान है, एग्रीव्ड, उन्होंने कंप्लेंट दी कि मेरी ज़मीन कब्जा है। वक्फ बिल का जो मसला है, अभी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और आगे इस पे क्या अमेंडमेंट हुआ है बिल पे, इसकी सारी जो कॉपी है इसको पढ़ने के बाद जो हमारे सीनियर लोग हैं इस पे डिस्कशन करने के बाद आगे हम लोग इस पे आगे विचार करेंगे कि इसमें कहाँ पे क्या गलत है और क्या सही है। कुछ चीज़ों को जो मतलब हमारे अपने लोग बैठकर
वक्फ बोर्ड के मतलब वक्फ बोर्ड की आड़ में कुछ धांधली किए हैं, उसी का नतीजा है कि कुछ जो है वही धांधली को तो रोकने के लिए हो रहा है, उसी धांधली को रोकने के लिए ये वो रोकने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो ये वक्फ बिल लाया गया है, एक तरफ छोटे कि सारी कम्युनिटी में सिर्फ परेशान राजनीति करने वाला वही परेशान है कि लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाया। ये जितने भाई बैठे हैं कब्जा नहीं कर पाए हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं। क्या मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो इसमें धांधली कर रहे थे, गलत कर रहे थे? क्या इस बात को मानते हैं आप? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आप मानते हैं? आप मानते हैं कि नहीं बताइए? 101%। हमारी चीज है, हमारे अपने लोग उसमें अगर धांधली कर रहे हैं तो हम उसको कोई गलत नहीं मानते, क्योंकि वो चीज हमारे कौम के लिए काम आने वाली चीज है। हम इस पर क्या कौम के लोग खुश हैं उस चीज से? क्या कौम के लोग खुश हैं? क्या धांधली हुई है? क्या कौम के लोग खुश हैं? मैं आपकी जवाब देना चाहूँगा आपके सहयोगी साहब से कि उन 2 बार आपने उनसे पूछा और उन्होंने 2 बार आपको प्रयागराज इलाहाबाद के बारे में बड़ी डिटेल से बताई, तो मुझे लगा कि ये वक्फ बोर्ड खाली इलाहाबाद वक्फ बोर्ड बिल तो नहीं है, बल्कि पूरे देश का। वो बार बार उन्होंने एक नाम लिया, अतीक अहमद। आप पूछ रहे थे कि इसमें घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ उसमें बिल्कुल घोटाला हुआ है, बहुत जगह घोटाला हुआ है। आप स्वागत करते हैं इस बात का? सुन लीजिए, आप पूरी बात सुनिए। अरे पूरी बात सुनिए ना, अरे पूरी बात सुनिए ना भाई साहब, पूरी बात सुन लीजिए। मैं स्वागत कर रहा हूँ आपकी बातों का, मैं स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ मैं ये इस बात से इनकार नहीं करता कि कहीं घोटाला नहीं हुआ, निश्चित तौर पर हुआ होगा। आप उस घोटाले को उजागर करिए, जिसने किया उसको सजा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप नए कड़े कानून लाइए, उसको नॉन बेलेबल को सुनिए। नया कानून क्या आया है? जो पहले बेलेबल नहीं था, नॉन बेलेबल था, कॉग्निजेंट, उसको बेलेबल कर दिया। नया कानून कह रहा है आपका। और जब घोटाला केवल बोर्ड की बात करते हैं, 300 किलो सोना जब खोया था बोर्ड अमरनाथ श्राइन बोर्ड से, जब किसी भी बोर्ड का खोया था, केदारनाथ का खोया था, उसके बारे में जांच किसने करा लिया? अरे साहब, वहां के पुजारी का बयान ऑन रिकॉर्ड है, आप जरा पता तो कर लीजिए। अगर आप नहीं मानेंगे, आप मानते हैं कि नहीं मानते? 300 किलो सोना चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था? 300 किलो सोना चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था? ये घोटाला है कि नहीं है? अमरनाथ श्राइन बोर्ड का घोटाला है कि नहीं है? अगर वहां बोर्ड में घोटाला है तो बोलिए उनको सजा देंगे। क्या कहना है आपका? क्या ये जो बोर्ड में कोई भी आदमी अगर घोटाला करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। इनसे कहिए हम सजा देंगे। ये अगर कहते हैं कि हम तो कह रहे हैं आप उनको सजा दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। 20 मिनट के समय में 5 मिनट। अरे हम सुनिए, हमारे नेता से बाद में बात करिएगा, पहले हमसे तो बात कर लीजिए। उनका 20 मिनट बहुत कीमती है, हमसे पहले बात कर लीजिए। हम 20 घंटे बात करने के लिए तैयार हैं। जब किसी बोर्ड में ये कहते हैं घोटाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, हम कानून ला रहे हैं, उस 300 टन सोने की बात नहीं करते जो श्राइन बोर्ड वाले में घोटाला हो गया। हमने उठाया, अरे उठाया, पूरा देश जाना। आपने सीबीआई, सुनिए, ईडी, इनकम टैक्स, सब आपके हाथ में है। एक जांच बता दीजिए अगर हुई हो देश में। मैं सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं कि अगर एक जांच हुई है। इनके पास स्वतंत्रता है, यही हमारी सब। अरे स्वतंत्रता बता रहा हूं, स्वतंत्रता सुन लीजिए, स्वतंत्रता सुन लीजिए, लोकतंत्र सुन लीजिए। केवल काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज में लोग चले गए तो उनके ऊपर शांति भंग का मुकदमा लिख गया, 2 लाख रुपए का जुर्माना। ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है? अरे आप लोग जब धरना प्रदर्शन करते थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ, जिनकी सरकारें हुआ करती थी, आप झंडा लेकर उतरते थे। और आप लोग तो वो लोग थे जिन्होंने जयपुर हाई कोर्ट में भगवा झंडा तक लहरा दिया था। कभी देशद्रोही नहीं, कभी देशद्रोही नहीं कहा हमने। गाजी मियां की मजार पर ये झंडा लहराया है। और योगी जी ने कल क्या कहा था कि हिंदुओं के से सीखे कैसे त्योहार होते हैं, कहते शांतिपूर्वक कराया जाता है, जाके वहां पे लहरा रहे हैं। और कानून अंधा बना हुआ है ये देश के अंदर। सिर्फ मुसलमान के ऊपर सारा कानून है, काली पट्टी भी बांध दोगे तो मुकदमा हो जाएगा। और ये लोग काला भगवा झंडा भी फहरा देंगे, कोई एक भी मुकदमा नहीं लेंगे। ऐसा तो अपना कानून है यहाँ का। वक्फ बदल गया या वक्त बदल गया, ये आप सोचिए। फिलहाल भारतवासियों को सरकार पर और संविधान पर
पूरा भरोसा है। मोदी सरकार हमेशा ही एक विजन के साथ, कन्विक्शन के साथ एग्जीक्यूशन करती आई है और इस बार फिर हर भारतवासी उनसे यही उम्मीद लगाता है कि जो भी वो करेंगे वो भारत के लिए और भारतवासियों के हित के लिए करेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे अनम फातिमा को फिलहाल दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। क्या वक्त कहता है कि व्यापारी के हाथ में बेचो? वो था गरीब मुसलमानों का आसीना के लिए, उस चीज को भूल के एक नई प्रथा को कि वक्त की प्रॉपर्टी अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। ये सब वो चाहता है उसके पास रजिस्ट्री हो। अगर ये वक्त को अगर ये इतना ही मानते हैं तो अपने मकान और अपनी बिल्डिंगें क्यों आज तक वक्त को नहीं दे दी? सदन में खड़े होकर मोदी जी कहते हैं कि वक्फ बिल हम मुस्लिमों के कल्याण के लिए ला रहे हैं। या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या फिर उनका आरोप गलत है। 600,000 एकड़ जमीन भारत में वक्फ बोर्ड, जिसमें से 1,000 एकड़ जमीन इलीगल है और रजिस्टर्ड नहीं है। 5,000 एकड़ जमीन पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड है। काशी विश्वनाथ और राम मंदिर ट्रस्ट में मुस्लिमों को एंट्री मिलेगी, मेरा सवाल भाजपा से। जो सरकार हमारे लिए हमको मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं देती। 300 किलो सोना चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था, ये घोटाला है कि नहीं है? अमरनाथ श्राइन बोर्ड का घोटाला है कि नहीं है? और मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ लोगों ने माफियागिरी शुरू कर दी थी।